Jai Hind friends, very welcome to all of you to today's editorial discussion and analysis. Today the date is 23rd November और दोस्तों आज हम 3 इश्यूज को डिस्कस करेंगे 4 आर्टिकल्स में से। एक इशू हम डिस्कस करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित, तो ये भी कंट्रोवर्सी में भी है, काफ़ी अभी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इन्वॉल्व होना चाहिए, अगर तो इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट्स करनी है, किस कंटेक्स्ट में आर्टिकल है और क्या जुडिशरी का यहाँ पे इन्वॉल्व होना लेजिटिमेट है कि नहीं है, और थोड़ी सी यहाँ पे वैल्यू एडेड इन्फॉर्मेशन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे भी हम डिस्कस करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। देन एक आर्टिकल है इंडिया की मैल न्यूट्रिशन के प्रॉब्लम के बारे। नाउ अब मैल न्यूट्रिशन के प्रॉब्लम को लेके हमने पहले भी बहुत बार डिस्कशन करा है। जब लास्ट मंथ ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रैंकिंग्स आई थी तभी भी हमने काफ़ी डिस्कशन किया था। यहाँ पे क्या क्या डायमेंशंस डिस्कस करे गए हैं, तो क्या कैश ट्रांसफर्स, कैन कैश ट्रांसफर्स हेल्प इन दिस फाइट अगेंस्ट मैल न्यूट्रिशन, ये हम बातें डिस्कस करेंगे। और लास्ट आर्टिकल जो है दैट इज अबाउट इंडिया ऑस्ट्रेलिया फ्री ट्रेड अग्रीमेंट एंड द क्वेश्चन ऑफ द डे विल बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। सो दोस्तों ये आर्टिकल फिक्सिंग इलेक्शन कमीशन, ये प्रताप भानु मेहता ने लिखा है और ये छोटा सा आर्टिकल ये भी इंडियन एक्सप्रेस में आया था। इट्स नॉट सो ईजी, यानी कि इट्स नॉट सो ईजी कि भाई जुडिशरी का बीच में इन्वॉल्व होना इतना आसान नहीं है। देखिए हुआ क्या है कि अरुण गोयल जी पंजाब कैडर के 1985 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। उन्होंने रिटायर होना था दिसंबर 2022 में, यानी कि 1 महीना रह गया था रिटायरमेंट का, लेकिन उन्होंने थोड़ा वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, पहले रिटायरमेंट ले लिया, 18 नवंबर को रिटायरमेंट ले लिया। कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप 30 दिन पहले भी रिटायरमेंट लेना चाहें। लेकिन हैरानगी की बात यह है जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के द्वारा जो सामने आई वो ये थी, याचिका डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि अगले ही दिन 18 नवंबर को वो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं और 19 नवंबर को उनको एज इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर दिया जाता है। अब यहाँ पे हम अरुण गोयल जी के मेरिट्स डीमेरिट्स की हम यहाँ पे बात डिस्कस नहीं कर रहे हैं। डेफिनेटली वो मेरिटोरियस होंगे तभी करके उनको इलेक्शन कमिश्नर चूज करा गया है, इसलिए इलेक्ट किया गया है, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया है। लेकिन यहाँ पे एक बात जो सामने आती है वो ये है कि इतनी जल्दबाजी में क्यों। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि भाई ये तो इतनी फास्ट रनिंग बिटवीन द विकेट्स तो महेंद्र सिंह धोनी की नहीं होती है, विराट कोहली की नहीं होती है, इतनी फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट आपने अपॉइंट कर दिया, अगले ही दिन वो इलेक्शन कमिश्नर बन गए, क्या ये महज इत्तेफाक है। अब एक 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने ये एक प्रस्ताव सामने रखा है भारत सरकार के कि क्यों नहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी एक कमेटी में शामिल किया जा सकता, जिसके चलते चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हम सीबीआई के डायरेक्टर की बात करें तो सीबीआई के डायरेक्टर को भी अपॉइंट करने के लिए कमेटी होती है, जिसमें प्रधानमंत्री होते हैं, ऑपोजिशन लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं बोथ दी हाउसेज, साथ के साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होते हैं। तो अगर ऐसी कमेटी सीबीआई के डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए है तो व्हाई नॉट फॉर सीईसी एज वेल। अभी तक तो जो प्रेजेंट नॉर्म है वो ये है कि जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, भारत सरकार की जो रिकमेंडेशंस के हिसाब से प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। अब बेंच का ये कहना है, सुप्रीम कोर्ट के बेंच का ये कहना है कि अगर तो यानी कि जुडिशरी की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे आती है, यानी कि चलो अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है या कोई सीनियर जज है सुप्रीम कोर्ट के, अगर उनको इन्वॉल्व करते हैं इस कमेटी में, इसके चलते थोड़ा पार्शियलिटी होगी, न्यूट्रलिटी आएगी, और इतनी आसानी से जो इंस्टीट्यूशन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का या शालवी से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, वो इतनी आसानी से रूलिंग पार्टी के द्वारा बुलडोज नहीं हुआ जाएगा। अब यहां पे तो सुप्रीम कोर्ट के बेंच की ये बात कहना बहुत सही है कि भी इलेक्शन कमीशन को 1 आर्म डिस्टेंस पे इंसुलेट करना बहुत जरूरी है अगेंस्ट पॉलिटिकल प्रेशर। इनफैक्ट हम तो ये कहते हैं कि चाहे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो, कैसी भी बॉडी हो, एक 1 आर्म डिस्टेंस होना अगेंस्ट दी पॉलिटिकल प्रेशर वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ये इंसुलेशन तो बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी करके हम गवर्नेंस को बेटर कर पाएंगे। तो ये बात ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा इजी नहीं होगा ये कमेटी, पहली बात तो बनाना। और इस बात की क्या गारंटी है, इस बात की क्या गारंटी है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की प्रेजेंस में, मौजूदगी में, जो कैंडिडेट को वो सिलेक्ट करेंगे, जो कैंडिडेट को वो फाइनल करेंगे फॉर द चीफ इलेक्शन कमिश्नर और फॉर द ईसी, वो बिल्कुल सही होगा, कैंडिडेट मेरिटोरियस होगा। ठीक है, यहां पे एक बात सोचने वाली आती है। देखिए इलेक्शन कमीशन, अब देखिए हमारी डेमोक्रेसी को वाइब्रेंट डेमोक्रेसी कहा जाता है। साउथ एशिया में यदि कोई डेमोक्रेसी बहुत स्टेबल रही है इतने सालों में, 75 ईयर्स में, तो डेफिनेटली वो श्रीलंका तो नहीं है, पाकिस्तान तो नहीं है, मालदीव्स तो नहीं है, म्यांमार भी नहीं है, भारत है। और इसमें बहुत बड़ा श्रेय हमारे इलेक्शन कमीशन का जाता है। कल सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने यह भी कहा था दैट
उन्होंने फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर TN शेषन जी को याद किया था। तो TN शेषन जी जो हैं वो 1990 से लेके 96 के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे थे। और देखिए ये पॉलिटिकली बहुत वोलेटाइल टाइम था, ये जो 6 सालों का था 1990 से लेके 1996 तक। और उन्होंने बहुत सारी ऐसी बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स वो लेके आए थे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेके आए थे TN शेषन जी। जो मैल प्रैक्टिसेस हैं, जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो इलेक्शंस के दौरान जो की जाती हैं, उसके अगेंस्ट बहुत उन्होंने आवाज़ उठाई थी। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कल कि भाई इस तरह के जो इलेक्शन कमीशन, इस तरह के जो CEC हैं, ये तो कभी जिंदगी में एक बार आते हैं, वंस इन अ लाइफ टाइम आते हैं। लेकिन देखिए क्रेडिट तो देना पड़ेगा ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। हम वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं इतने सालों से, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के करके ही हो रहे हैं। ठीक है, चाहे जो भी, अब देखिए किसी भी इंस्टीट्यूशन में, भारत के किसी भी इंस्टीट्यूशन में कुछ कमी हो सकती है, बट ये कह देना कि भाई आप हमको मौका दीजिए, जुडिशरी कहे कि हमको मौका दीजिए कि हम यहाँ पे तय करेंगे CEC कौन होगा कौन नहीं होगा। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद 1-2 दिनों में आर्टिकल एक SY कुरैशी जी के द्वारा भी जरूर आएगा, बिकॉज SY कुरैशी जी भी फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, तो उनके व्यूज भी यहाँ पे जानने बहुत मजेदार रहेंगे, बिकॉज वो काफी वोकल रहते हैं अपने ओपिनियंस को लेके। लेकिन बहरहाल ये बात कहना कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कमेटी में आने से जो इलेक्शन कमीशन का जो ऑफिस है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑफिस है, दैट वुड बी इंसुलेटेड फ्रॉम पॉलिटिकल प्रेशर, ये बात सही नहीं होगी। आफ्टर ऑल एक सर्टेन एक्सटेंट ऑफ ऑटोनॉमी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंजॉय करता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने के नाते। अब इलेक्शन कमीशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इतने सालों से दिस हैज इवॉल्व्ड इटसेल्फ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब ऐसा देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट के अगर जजेस यहाँ पे बीच में आना चाहेंगे तो क्या ये वायलेशन नहीं होगा? हमने कल आर्टिकल डिस्कस किया था एज फार एज द टसल बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इज कंसर्न, याद रहे आपको, बिजनेस लाइन का आर्टिकल था। तो हमने एक बात कही थी वहां पे कि सेपरेशन ऑफ फंक्शंस की बात आती है, बेसिक टेनेट है हमारे संविधान का, सेपरेशन ऑफ फंक्शंस। कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ पावर तो भारत के संविधान में नहीं है जैसे अमेरिका के संविधान में है, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेटिव। अब जजेस हैं, उनका क्या प्रोसीजर है अपने आप को अपॉइंट करने का? अब भारत सरकार ने तो एक प्रपोजल रखा था NGAC का, लेकिन जजेस ने बोला कि नहीं, हमारा कोलिजियम सिस्टम है, हम उसी के हिसाब से चलेंगे। अब सरकार भी ये कह सकती है कि आपको अगर अपने सिस्टम में सुधार नहीं लेके आना, अगर आप अपने जजेस की नियुक्ति के सिस्टम में कोई सुधार नहीं लेके आ सकते हैं, तो आप हमारे यहाँ पे क्यों दखलंदाजी कर रही हैं? ठीक है, अब ये आपको पता हो, ये बात बेसिक पॉलिटी की है, लक्ष्मीकांत में आपने पढ़ी होगी। आर्टिकल 324 जो है वो एम्फसाइज करता है कि कमीशन बी लेड बाय अ सिंगल चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, और ये प्रेसिडेंट की मर्जी के कितने इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे, हालांकि 3 होते हैं, लेकिन अब ये प्रेसिडेंट की मर्जी रहती है। नंबर जो है ऑफ द कमिश्नर्स ये हमारे संविधान में स्पेसिफाइड नहीं है। इन प्रिंसिपल अगर सरकार चाहे तो वो इनलार्ज भी कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन को फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये जो डिस्क्रिशन है ये प्रेसिडेंट का है और सरकार का है। आफ्टर ऑल प्रेसिडेंट ने जो भी फैसला लेना है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा लेना है, तो कहने का मतलब ये कि डिस्क्रिशन जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास है ना। अब देखिए, अब कमीशन के द्वारा बहुत सारी ऐसी जजमेंट्स आई हैं, कमीशन के द्वारा बहुत सारे ऐसे फैसले हुए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ फैसले सही भी हैं, कुछ फैसले गलत भी हैं। कंप्लीटली तो कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन या इवन फॉर दैट मैटर जुडिशरी भी फूल प्रूफ नहीं है, कुछ ना कुछ कमी हर जगह होती है। अब कंसर्न्स जो हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी के बारे में वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे थोड़ा सावधान होना पड़ेगा, थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा। ऐसे जल्दबाजी में आके जजमेंट पास कर देना या टेम्पररी ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से, एडहॉक ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से द लेजिटिमेसी और द ऑटोनॉमी ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अंडरमाइन करना, वो भी बात सही नहीं होगी। अगेन दोस्तों, आर्टिकल में हम व्यूज डिस्कस कर रहे हैं, हो सकता है कल एक ऐसा आर्टिकल आए जो कि ये बात को सपोर्ट करे कि भी जुडिशरी का इन्वॉल्व होना जरूरी है, चीफ जस्टिस का इन्वॉल्व होना जरूरी है एक ऐसी कमेटी बनाने के लिए जहां पे CEC को सिलेक्ट किया जा सकता है। अगर ऐसा कोई आर्टिकल आएगा वो भी जरूर हम डिस्कस करेंगे। अर्ज टू गेट इन्वॉल्व की यहां पे बात आती है। देखिए, जो फॉर्मल अपॉइंटमेंट प्रोसेसेस हैं, दे आर नो प्रेडिक्टर्स ऑफ द परफॉर्मेंस। अब ये तो देखिए, इस बात का तो गारंटी नहीं हो सकता कि जो सरकार के द्वारा जो कैंडिडेट सिलेक्ट किया गया है कि वो बहुत मेरिटोरियस है, या अगर बीच में जुडिशरी इन्वॉल्व होती तो वो बहुत अच्छा एक मेरिटोरियस कैंडिडेट इन्वॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें रिस्क तो हैं, ठीक है। तो इस करके जो रोल है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का इस पर्टिकुलर कमेटी में, दैट कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव। Institutionally, the desire within the judiciary to get more entangled in the appointments, this is not required as per the article, because this risks violating the basic tenet of the constitution, which is the separation of powers. जरा सोचिए, 2021 में CBI के डायरेक्टर जो हैं, जो अभी जो प्रेजेंट डायरेक्टर हैं सुबोध कुमार जायसवाल जी, ये
ये भी 1985 बैच के एक आईपीएस ऑफिसर हैं, डीजीपी रहे, जो महाराष्ट्र कैडर के एक आईपीएस ऑफिसर हैं। इनकी जो प्रीवियस पोस्टिंग थी ये डीजी सीआईएसएफ थे। तो अब चलो ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना जी भी इन्वॉल्व थे इस पूरे अपॉइंटमेंट प्रोसेस में, अलॉन्ग विद द प्रधानमंत्री जी, अलॉन्ग विद द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन बोथ द हाउसेज। लेकिन क्या सीबीआई का जो ऑफिस है वो साफ हो चुका है? चलो अब यहाँ पे अगेन हम मेरिट्स डीमेरिट्स की बात नहीं कर रहे हैं सुबोध कुमार जायसवाल जी की, लेकिन सीबीआई को अक्सर क्या कहा जाता है? केज्ड पैरेंट। क्या सीबीआई की जो फंक्शनैलिटी है, क्या सीबीआई की एफिशिएंसी जो है, क्या वो सुधर गई है जस्ट बिकॉज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन्वॉल्व थे अपॉइंटमेंट प्रोसेस में? ये बात सोचने वाली है। जजमेंट कैन बी रॉन्ग। नाउ अब देखिए, अब यहां पे देयर आर वेरी पेक्यूलियर अजम्पशंस अबाउट हु इज गुड, कौन सही है कौन गलत है। अब यहां पे जजमेंट रिलेटिव भी हो सकती है, लेकिन एक बात को हम समझें कि जो पॉलिटिशियंस हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, अब देखिए, अब डेली एडमिनिस्ट्रेशन में, डेली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इनका जो तजुर्बा है, ऐसा नहीं है कि जजेस का तजुर्बा कम है या जजेस को काम करना नहीं आता। इनके जजेस के तजुर्बे के ऊपर, एक्सपीरियंस के ऊपर सवाल नहीं उठाया जा रहा, लेकिन जो पॉलिटिशियंस हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनका डे टू डे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक्सपीरियंस है वो शायद कहीं गुना ज़्यादा है एज कंपेयर टू द जजेस। जजेस का जो प्रोफेशन है, because based on their vocation, they have to be distant, they have to keep a one arm distance from the workings of the power. तो इस करके जो इंट्रिकेसीज है, एग्जीक्यूटिव इंट्रिकेसीज जो है, एग्जीक्यूटिव जो इंस्टीट्यूशनल इंट्रिकेसीज है, वो शायद पॉलिटिशियंस को और ब्यूरोक्रेट्स को ज्यादा बेहतर पता है। तो जजेस शायद यहाँ पे एक विवेक के साथ, सही विजडम के साथ सही फैसला ना ले पाए। हो सकता है कि भी प्रधानमंत्री के द्वारा एक अच्छा कैंडिडेट का नाम प्रपोज किया जा रहा है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लगे कि नहीं, वो कैंडिडेट अच्छा नहीं है। अब उसके बारे उनको तो नहीं पता होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि भी वो कैसा है कैसा नहीं है। लेकिन अगर व्हाट इफ कल को यहाँ पे एक डेडलॉक होता है बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आफ्टर ऑल जो प्रधानमंत्री है उनको चुना तो हमने ही है, तो हमने चुना है तभी वो प्रधानमंत्री बने हैं। अब सोच समझ के ही वो फैसले लेंगे। अब अगर यहाँ पे डेडलॉक होता है तो किसकी चलेगी, प्रधानमंत्री की कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की? यदि तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की चलेगी तो दैट इज क्लियरली अ वायलेशन ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर्स, द सेपरेशन ऑफ फंक्शंस, दैट व्हाई इज जुडिशरी ट्राइंग टू ओवररीच इनटू द एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग। नाउ फैक्ट्स टू रिमेंबर, ये थोड़े यहाँ पे फैक्चुअल बातें आ जाती हैं। तो ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग इलेक्शंस, ठीक है। और यहाँ पे चाहे हमारे पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हो, लोकसभा इलेक्शंस हो, चाहे हमारे विधानसभा इलेक्शंस हो, चाहे वो इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, किसकी सुपरिंटेंडेंस में होते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सुपरिंटेंडेंस में होते हैं। और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही है जो कि नॉर्म्स और जो कायदे हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के, जो इंप्लीमेंट करता है ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हमारे देश में हो सके। और ये बातें आपको पता हो अपॉइंटमेंट्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस में, कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं भारत के, वो अपॉइंट करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमिश्नर्स को भी। टेन्योर कितना होता है? 6 साल का, या मैक्सिमम अगर यानी कि व्हाटएवर इज पहले आ जाता है, या तो उनके 6 साल कंप्लीट हो जाएं तो उनको ऑफिस छोड़ना पड़ता है, या अगर उनकी एज 65 ईयर्स की हो जाए, व्हिचएवर इज अर्लियर, and they enjoy the same status and they receive the salary as equivalent to the judges of the Supreme Court of India. रिमूवल की बात करें तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनको रिमूव करने के लिए बहुत टफ प्रोसीजर है, दैट इज इम्पीचमेंट बाय पार्लियामेंट। इतना आसान काम नहीं है। और जो सीईसी है, दिस ही और शी कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ओनली थ्रू अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल सिमिलर टू दैट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज बाय अ पार्लियामेंट। इंपीचमेंट प्रोसेस की बात आती है। और जो बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स हैं तो प्रेसिडेंट ही उनको रिमूव कर सकता है बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सीईसी। चलिए, ये कुछ यहाँ पे बातें थी, कुछ यहाँ पे एंड में आके मैंने वैल्यू एडेड इन्फॉर्मेशन, कुछ ऐसी बातें जो कि ऑलरेडी आपने पढ़ी होगी, एक रिवीजन ही हो गया, वहाँ पे हमने ये चीज़ें ऐड कर दी ना। अगला आर्टिकल है फिक्सिंग इंडियाज मैल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम। देखिए, पहली बात तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रैंकिंग, अब हमने इन द पास्ट जो आर्टिकल्स डिस्कस करे हैं वहाँ पे ये बात मैंने आपके सामने रखी थी कि भारत सरकार ने कहा कि ये देखो, ये वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है। ये जो रिपोर्ट आई है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कि भारत को 107 रैंक दिया है, हमने इसको लेकर चर्चा भी करी थी कि ये तो बहुत एक ज्यादती है भारत के साथ। ऐसे कैसे हो सकता है कि हम 107 नंबर पे हो? भाई, हम आज के टाइम पे हमारे पास सरप्लस फूड प्रोडक्शन है, वीट राइस बहुत ज़्यादा है हमारे पास, तो ऐसा तो है नहीं कि हम गरीबों को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं अनाज। पैंडेमिक के दौरान हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई थी, उसके चलते हमने मेक श्योर किया कि भाई गरीबों को भी अनाज पहुंचे, तो क्यों हमारा रैंक 107 नंबर पे आया है? लेकिन ये एक बात यहाँ पे आर्टिकल में जो सेंट्रली डिस्कस करी गई है वो ये है कि ये कॉन्स्पिरेसी नहीं है। दिस इज नॉट एट ऑल अ कॉन्स्पिरेसी। क्यों कॉन्स्पिरेसी नहीं है? पहली बात तो समझें कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है एज फार एज द न्यूट्रिशन पर्टिकुलरली अमंग द चिल्ड्रन इज कंसर्न। और इसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, मोर्टालिटी की यहाँ पे सिचुएशन देखी जाती है, कैलोरीफिक डेफिशिएंसी कितनी है बच्चों की, प्रेग्नेंट औरतों की, ठीक है, छोटे बच्चों की। तो यहाँ पे कॉलमनिस्ट कहते हैं कि ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी नहीं है, बिकॉज जो बातें ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत के लिए रिवील करी गई हैं, कुछ वैसी ही बातें, 19-20 का फर्क होगा, कुछ वैसे ही बातें हमारे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में भी आई थी, जहां पे ये बातें हमारे सामने रखी गई हैं दैट लगभग 35 से 36% जो बच्चे हैं वो स्टंटेड हैं, यानी कि उनकी हाइट बहुत कम है अपनी एज के हिसाब से। लगभग 19% बच्चे ऐसे हैं चाइल्ड वेस्टिंग, यानी कि उनकी हाइट तो निकल गई है लेकिन उनका वेट उनके हाइट के प्रोपोर्शनेट नहीं है। और 32% बच्चे ऐसे हैं जो कि अंडर वेट है। तो मैल न्यूट्रिशन तो हमारे देश में है और ये बातें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में भी आई हैं। तो कॉलमनिस्ट कह रहे हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी नहीं है ना। सबसे जो यहां पे एक ऑब्स्टिकल वाली बात आती है वो ये है कि जो सरकारी स्कीम्स हैं वो डिलीवर नहीं कर पा रही हैं। देखिए सरकारी स्कीम्स बहुत हैं, है ना, फूड सिक्योरिटी को एड्रेस करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो अक्यूट मैल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है वो एड्रेस नहीं हो पा रही है, गैप्स हैं। क्योंकि यहां पे कॉलमनिस्ट कह रही हैं कि इतनी सारी स्कीम्स होने के बावजूद भी ये अंडर फंडेड बहुत ज्यादा है और इंप्लीमेंटेशन इनकी ठीक तरीके से नहीं हो रही। फॉर इंस्टेंस यहां पे बात करी गई है सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 स्कीम के बारे। देखिए पोषण और पीएम पोषण दोनों डिफरेंट स्कीम्स आ जाती हैं। तो पोषण की बात करें, प्राइम मिनिस्टर्स ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, प्लीज इस डिफरेंस को यहां पे नोट कर लेना। पोषण 2.0 ये और है, और जो पीएम पोषण है वो आपका उसमें मिड डे मील स्कीम आ जाता है। जो मैं पोषण 2.0 की बात कर रहा हूं इसमें आपका आईसीडीएस जो है वो भी इसमें मर्ज हो चुका है, जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज है वो भी इस स्कीम में मर्ज हो चुकी हैं। और इसके चलते छोटी बच्चियों के लिए, प्रेग्नेंट औरतों के लिए, नर्सिंग मदर्स के लिए, उनके छोटे बच्चों के लिए यहाँ पे फूड सिक्योरिटी इश्यूज एड्रेस किए जाते हैं। अगर हम यहाँ पे आंकड़ों को देखें तो जो बजट है स्कीम का फॉर द फिस्कल ईयर 2022-23 वो लगभग 20,263 करोड़ था, which is less than 1% more than the actual spend in fiscal year 2020-21, यानी कि लगभग 1% का इंक्रीमेंट हुआ है वो द लास्ट 2 years। कॉलमनिस्ट कह रहे हैं कि ठीक है, मान लिया कि पैंडेमिक था, फर्स्ट वेव था, सेकेंड वेव था, लेकिन फिर भी सिर्फ 1% इंक्रीमेंट यहाँ पे देखने को क्यों मिला है। देखिए अब यहाँ पे लोग अपने व्यूज प्रकट करते हैं, हम कह सकते हैं कि कॉलमनिस्ट यहाँ पे अनरीजनेबल हो रहे हैं या रीजनेबल हो रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे बीइंग यूपीएससी एस्पिरेंट हमारा पर्पस क्या है, वो ये है कि यहाँ पे लोगों को व्यूज को समझना, कौन सी ऐसी कोई फैक्चुअल बातें हैं जो हम अपने आंसर्स में कोट कर सकते हैं और कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि हमको अपने आंसर में बैलेंस बनाने में हेल्प कर सकते हैं। फिर हम बात करें, हम पीएम पोषण की बात करें। पीएम पोषण क्या है? प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, इसको हम पहले क्या कहते थे, मिड डे मील स्कीम जो प्रोग्राम है। जो बजट है इसका वो कितना है? अब इसके चलते छोटे बच्चों को स्कूल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट लंच मिलता है। अब 10,223 करोड़ was which is 21% lower than the expenditure in fiscal year 2020-21। Again द प्रॉब्लम इज कि सरकार की मंशा के ऊपर डाउट नहीं उठाया जा रहा कि चलो स्कीम्स हैं, लेकिन स्कीम्स की फंडिंग कितनी है और क्या ये स्कीम्स प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हो रही हैं, क्या ये स्कीम्स प्रॉपर्ली टारगेटेड हैं कि नहीं है, क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है इन स्कीम्स को टारगेट करने के लिए, ये भी सोचने वाली बात है। अब कैश ट्रांसफर्स की बात करते हैं। तो चलो कैश ट्रांसफर्स को लेके बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने ना, अभी पैंडेमिक के टाइम पे भी काफ़ी इकोनॉमिस्ट्स ने ये बात थोड़ा फेवर में कही थी कि हाँ कैश ट्रांसफर्स को लेजिटिमेसी देने की बात करी थी कि हाँ कैश ट्रांसफर्स होने चाहिए, ठीक है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम की भी पीछे बात उठी थी ना। अब यहाँ पे कैश ट्रांसफर्स में हेल्थ हो, न्यूट्रिशन सेक्टर्स हो, तो ये क्रिटिकल सेक्टर्स आ जाते हैं। इक्वली अपीलिंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैश ट्रांसफर्स एज अ मैकेनिज्म जिसके बहुत रिच पोटेंशियल डिविडेंड्स हैं। लेकिन अगेन ये रिच पोटेंशियल डिविडेंड्स तभी हो पाएंगे अगर हम एग्जिस्टिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को यूटिलाइज करके बेटर टारगेटिंग कर पाए, राइट बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है। प्रेग्नेंट वुमेन की हम बात करें, फैमिलीज विद चिल्ड्रन की बात करें, जो गरीब परिवार हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज हैं। कैश ऑल्सो हैज द एडवांटेज, आपके पास देखिए, आपके पास कैश है, आपकी जेब में पैसा है, तो डिस्पोजेबल इनकम है, आपकी परचेजिंग पावर पैरिटी आपकी जो परचेजिंग पावर कैपेसिटी है वो बढ़ती है। आपके जेब में पैसे हैं तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि भाई आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कि आपको दूध ज़्यादा चाहिए, कि आपको चावल ज़्यादा चाहिए, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन डिसाइड बेस्ड ऑन द मनी यू हैव इन योर पॉकेट। नाउ बट विल कैश ट्रांसफर्स वर्क? अब देखिए यहाँ पे देखिए अब डिबेट है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। ये कहा गया कि कैश ट्रांसफर्स जो है ना, ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन जरूर है।
लेकिन वी डोंट नीड शॉर्ट टर्म सोल्यूशन, वी नीड समथिंग विच इज लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल. नाउ एविडेंस फ्रॉम एल्सवेयर सजेस्ट that while cash transfers they improve the food security for a short while, but that does not necessarily translate into improved child nutrition outcomes. और जो इम्पैक्ट है कैश ट्रांसफर्स का बहुत लिमिटेड है, एज बिकॉज देखिए जो फूड प्राइसेस हैं वोलेटाइल है. अब ये रशिया यूक्रेन की लड़ाई के चलते वीट प्राइसेस बहुत वोलेटाइल थे, कल को अब चावल के प्राइसेस भी वोलेटाइल हो सकते हैं. नो, यू नेवर नो. अब लेकिन वीट एंड राइस इज नॉट द ओनली थिंग विच यू नीड फॉर सर्वाइवल, दैट इज नॉट दी. इनफैक्ट न्यूट्रिशन के लिए तो वो बिल्कुल जरूरी नहीं है, मतलब वो कंप्लीट न्यूट्रिशन सिर्फ वीट और राइस से नहीं आता. खैर, कहने का मतलब ये है कि जो फूड जो कमोडिटी है, फूड एज अ कमोडिटी जो प्राइसेस हैं बहुत वोलेटाइल है. इन्फ्लेशन की बात आ जाती है, अभी इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा है. प्राइमरली जो भी हम महंगाई देख रहे हैं उसमें फूड इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा रोल है. बट इक्वली देर आर सोशल फैक्टर्स ऑल्सो इन्वॉल्व, बिकॉज देखिए अभी भी काफ़ी सारे ऐसे एरियाज हैं, काफ़ी अभी भी ऐसे गाँव हैं, शहर हैं, कहने को डेवलप्ड होंगे लेकिन फिर भी वहाँ पे कहते हैं कि जी हमको लड़का चाहिए, लड़की नहीं चाहिए. तो अब आपके पास पैसे हो, कैश भी हो, लेकिन फिर भी ये जो धारणा है कि भाई अब अगर बेटा बीमार है या बेटे की न्यूट्रिशनल नीड्स को हम पहले प्रायोरिटाइज करें कि बेटी की न्यूट्रिशनल नीड्स को. देखिए बच्चे तो बच्चे होते हैं, बेटा हो या बेटी हो, जेंडर तो नहीं मैटर करता. भारत में मैल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम तो है. अब मैल न्यूट्रिशन जो जेंडर है वो देख के तो नहीं अटैक करता, लेकिन यहाँ पे ऐसे सोशल फैक्टर्स आ जाते हैं जिसके चलते एक बायस आ जाता है लोगों के माइंड में. Now, cash transfers, they have a limited role to play. I'll again repeat, with regions experiencing acute distress, जहाँ पे जो purchasing power capacity है बहुत कम है, तो कैश ट्रांसफर्स को यूटिलाइज किया जा सकता है एक बिहेवियरल चेंज के लिए इन टर्म्स ऑफ सीकिंग ग्रेटर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट. ठीक है, चलिए बैक टू बेसिक्स की बात करें. देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ कारण यहाँ पे मेंशन किए गए कि मैल न्यूट्रिशन क्यों परसिस्ट कर रहा है. डिप्रेस्ड इकोनॉमिक कंडीशंस. अब अगेन ये डिप्रेस्ड इकोनॉमिक कंडीशंस कभी भी आ सकती हैं. इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है हमारे देश में. पुअर स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर, बार बार हम कहते हैं कि भी ओनली एम्फेसिस वीट और राइस के ऊपर है, हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव नहीं है. वाई नॉट ग्रो वेरी न्यूट्रिशियस क्रॉप्स, वाई नॉट मिलेट्स, मिलेट्स के ऊपर इतना एम्फेसाइज क्यों नहीं किया जाता, जिसको हम बाजरा भी कहते हैं. एंड देन persistent levels of unsafe sanitation practices. But last but yet not the least is that ये जो political तू मैमे है, political जो battles हैं over malnutrition, कि भी इस सरकार के अंदर malnutrition की प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी है, उस सरकार के अंदर malnutrition की प्रॉब्लम कम थी, this is not going to take us anywhere. So what do we need to understand? Conclusion की हम बात करें that हमारी जो schemes हैं, जो भी हमारी स्कीम्स हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, वो अंडर फंडेड हैं और प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेड नहीं है. तो इस करके यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि ये स्कीम्स को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोकल गवर्नमेंट का, देखिए कल भी हमने जब हमने कल कार्बन न्यूट्रलिटी की बात करी थी, ग्रीन हाउस गैस मिटिगेशन की बात करी थी, लोकल कम्युनिटी और लोकल गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन को काफ़ी सेंट्रल हमने डिस्कस किया था. वही बात एंड में इस आर्टिकल में कॉलमनिस्ट कह रहे हैं कि ये स्कीम्स को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करने के लिए और मॉनिटर करने के लिए और इंश्योर करने के लिए कि प्रॉपर्ली फंडेड है, लोकल गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन ज़्यादा बढ़ानी ज़रूरी है एज फार एज द डिजाइनिंग एंड डिलीवरिंग ऑफ दीज स्कीम्स इज कंसर्न. Last article, win-win deal. Now this is in context of the India-Australia Free Trade Agreement. Now अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया एफटीए की बात करें तो भी ट्यूसडे को ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट ने ये फैसला पास किया था. बहुत बड़ी एक जीत है भारत के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए. अब डेफिनेटली इंडिया ऑस्ट्रेलिया के जो रिलेशंस हैं दैट हैज़ टू गो मच बियॉन्ड दैन जस्ट बटर चिकन और बिरयानी और क्रिकेट और डाउन अंडर. तो इसके बियॉन्ड हमको अपने जो रिलेशंस ऑस्ट्रेलिया के साथ हार्नेस करने की बहुत आवश्यकता है. हम क्वाड पार्टनर्स हैं. इंडो पैसिफिक में इंडिया ऑस्ट्रेलिया कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं. अभी रिसेंटली एक्सरसाइज मालाबार में भी ऑस्ट्रेलिया की पार्टिसिपेशन हमने देखी थी. जापान में एक्सरसाइज मालाबार हुआ था. तो हमारी अब पार्टिसिपेशन काफ़ी एरियाज़ में, इनफैक्ट सिग्निफिकेंट डायस्पोरा जो है हमारे यहाँ से, बच्चे काफ़ी हैं जो पढ़ने जाते हैं, लोग हैं जो वहाँ पे नौकरी करने जाते हैं. देन क्रिकेट इज़ ऑल्सो अ फैक्टर, बॉलीवुड इज़ ऑल्सो अ फैक्टर, ऑल दैट डन. बट ये एफटीए का पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. एंड let me also tell you that this is the season of FTAs. Now we are exploring FTAs with Australia. We are also in talks. Abhi we just had a SEPA agreement with the United Arab Emirates early this year in February, and also we're looking forward for an FTA with UK. We are also looking forward for an FTA with European Union. So ये बहुत अच्छी बात है हमारी इकोनॉमी के लिए. More FTAs. देखिए मोस्ट ऑफ द फ्री ट्रेड डील्स जो अभी तक हमारी नहीं है इंडिया की, वो साउथ एशिया के साथ रही है. ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है. ज़्यादा प्रोडक्टिव हमारे लिए मतलब इतना कुछ हमको फ़ायदा नहीं हुआ उन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से. लेकिन अभी हम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के एफटीए की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन एक्सपोर्टर्स को क्या मिलेगा? 140 करोड़ लोगों की आबादी को एक्सेस करने का एक मौका मिलेगा. द इंडियन मार्केट ऑफ 1.4 बिलियन कंज्यूमर्स. ऑन दी अदर इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन एक्सपोर्टर्स ऑल्सो. तो ऐसा नहीं है कि केवल ऑस्ट्रेलियन एक्सपोर्टर्स को फायदा है इतनी बड़ी मार्केट का.
हमको भी बहुत फायदा मिलेगा इतनी बड़ी मार्केट जो ऑस्ट्रेलिया की उसको एक्सेस करने के लिए। नाउ अब इसके लिए बहुत हार्ड वर्क लगा है, बहुत कंसिडरेबल प्रेपरेशन यहाँ पे गया है। इनफैक्ट यहाँ पे अभी ट्रांजिशन हमने देखा है, पहले जब ये बात चल रही थी, जब हम एक्टा अग्रीमेंट की बात करें तो उस वक्त ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री थे स्कॉट मॉरिसन जी। तो अब वो लिबरल पार्टी के थे। अभी जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं वो उनका नाम है एंथनी एल्बनीज, वो लेबर पार्टी के हैं। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि पॉलिटिकल ट्रांजिशन ऑस्ट्रेलिया में हुआ है फ्रॉम लिबरल पार्टी टू लेबर पार्टी, लेकिन जो इंटेंट है, जो पॉलिटिकल इंटेंट है इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया का टू पुश फॉरवर्ड दिस एफटीए, वो बहुत स्ट्रांग था। ठीक है, इनफैक्ट अगर हम इस एफटीए के इम्पैक्ट की बात करें, दिस हैज द पोटेंशियल टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज टू अबाउट 50 to 55% ऑफ इट्स पॉपुलेशन। खास करके अगर हम अपनी बात करें, भारत की बात करें, बिकॉज हमारे यहाँ पे जो किसान हैं, देखिए 85 to 86% जो हमारे यहाँ पे किसान हैं जो खेती करते हैं वो मार्जिनल फार्मर्स हैं, छोटी उनके पास ज़मीनें हैं, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स है, 1 से 2 एकड़ की ज़मीन है, ठीक है, और 1 से 2 कैटल है पर फार्मर। तो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत बूस्ट मिल सकता है इस एफटीए एग्रीमेंट से। विन विन फॉर बोथ। देखिए चाइना जो है ऑस्ट्रेलिया का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है विद 33% शेयर इन इट्स एक्सपोर्ट्स एंड 27% शेयर इन इट्स इंपोर्ट्स। हमारा कितना है कंपेयर टू इंडिया? 4%, क्लोज टू 4% शेयर इन इट्स एक्सपोर्ट्स एंड 2.4% शेयर इन इट्स इंपोर्ट्स, यानी कि लगभग 10 से 12 गुना ज्यादा ट्रेड ऑस्ट्रेलिया चाइना के साथ करता है एज कंपेयर टू इंडिया, अगर हम लेमैन टर्म में समझें। और देखिए स्ट्रेटेजिकली बहुत जरूरी था चाइना ऑस्ट्रेलिया को चाइना से डाइवर्ट करने के लिए, खास करके इन द कंटेक्स्ट ऑफ चेंजिंग जियोपॉलिटिकल सिनेरियो। नाउ इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पैंडेमिक 2020 की बात करें, स्कॉट मॉरिसन तब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने कहा था कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए अगेंस्ट चाइना अबाउट द ओरिजिन्स ऑफ दिस वायरस, अबाउट कि ये कोविड वायरस कहाँ से ओरिजिन हुआ। वुहान लैब की बात सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने शुरू करी थी कि WHO में एक अनबायस्ड तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और तब से लेके अब ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच में जो रिलेशंस थे वो भी काफ़ी थोड़े उसमें काफ़ी खटास देखने को मिली थी। लेकिन अभी अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है तो डेफिनेटली दिस विल टिल्ट the balance in favor of India. Australia would want to trade more with India, which is good for India. Now, trade between India and Australia, as far as अगर हम आंकड़ों की बात करें तो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, जैसे पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, मेडिसिन की बात करें, रेलवे कोचेस की बात करें, मिल्ड राइस की बात करें, हर्बिसाइड की बात करें, दिस इज 72% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स टू ऑस्ट्रेलिया। स्पेसिफिकली अगर हम फार्मास्यूटिकल्स की बात करें, बहुत सारी दवाइयां हम ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट करते हैं। वी आर ऑल्सो कॉल्ड एज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, एज यू ऑल नो। और इंपोर्ट की बात करें, हम कोल बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, गोल्ड बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, ये सब चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। अब लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को यहाँ पे बहुत पुश मिलेगा इस पर्टिकुलर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से, जैसे कि टेक्सटाइल सेक्टर की बात हो, अपैरल सेक्टर की बात हो, एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत पुश मिलेगा, ठीक है, फिशरीज की बात करें, फार्मास्यूटिकल, अगेन यहाँ पे फार्मास्यूटिकल सेक्टर की बात आ जाती है, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, यानी कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर वो जहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। मोस्टली अगर मैं इन सेक्टर्स की बात करूँ, यहाँ पे हमारे इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स ज़्यादा काम करते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा पुश मिलेगा, ठीक है। और मोटे तौर पे ये जो एग्रीमेंट है, दिस वुड प्रोवाइड ड्यूटी फ्री एक्सेस टू ओवर 6000 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स इन द ऑस्ट्रेलियन मार्केट। अब कोल की जहाँ पे बात आती है, देखिए कोई भी देश आने वाले 25-30 सालों में नहीं चाहेगा कि वो कोयले को बहुत इंपोर्ट करते रहें, हम भी नहीं चाहेंगे। हम चाहते हैं कि हम ट्रांजिशन करें टुवर्ड्स अ बेटर सोर्स ऑफ क्रिएटिंग इलेक्ट्रिसिटी, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। वी वुड वांट टू हैव दिस ट्रांजिशन टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी, बट सर्टनली नॉट कोल। बट एज ऑफ नाउ we don't have any option and we are dependent upon coal for producing electricity and we end up importing a lot of coal from Australia. In fact, अगर मैं आंकड़ों की बात करें, out of India's total coal trade deficit of $24 billion, Australia accounts for $11 billion. So a lot of coal we are importing from Australia. अब जिसके करके अब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके जो कोल इंपोर्ट्स हैं वो थोड़े चीपर होंगे, ठीक है, बिकॉज कोल अभी भी हमारी एनर्जी नीड्स के लिए बहुत क्रिटिकल इनपुट है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए बहुत क्रिटिकल इनपुट है। And besides duty-free imports of Australian raw materials such as copper, nickel, aluminium, manganese, wool है, animal hide and skin हो गया, और डेफिनेटली इसके चलते हमारी इंडस्ट्रीज को, हमारी MSME को बहुत ज़्यादा पुश मिलेगा as far as the competitiveness of our MSMEs is concerned, और बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होंगी। क्या आप जानते हैं कि ये FTA के चलते यहाँ पे योगा टीचर्स की बात करें, शेफ्स की बात करें, स्टूडेंट्स की बात करें, उनके लिए भी बहुत यहाँ पे अच्छी बातें यहाँ पे पेश करी गई हैं। अगर हम बच्चों की बात करें जो बाहर पढ़ने जाते हैं, दे आर लाइकली टू बेनिफिट फ्रॉम पोस्ट स्टडी वर्क वीजा विच कैन रेंज एनीवेयर बिटवीन 1 to 4 years।
तो कंक्लूजन की बात करें तो डेफिनेटली ये विन विन सिचुएशन दोनों देशों के लिए है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो एक्टा है, दिस इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द बायलेटरल एक्सपोर्ट्स बाय $10 बिलियन बाय 2026-27। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये है कि इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के चलते जो ऑस्ट्रेलिया से इन्वेस्टमेंट इंडिया में देखने को मिलेगी, उसके चलते 1 मिलियन यानी कि 10 लाख नौकरियां भारत में जनरेट हो सकती हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे, वेरी इजी, कैश ट्रांसफर्स मे बी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, बट ये स्टैंड अलोन सोल्यूशन नहीं है व्हेन इट कम्स टू एड्रेसिंग मैल न्यूट्रिशन इन इंडिया। क्या व्यूज हैं आपके? आप कमेंट कर सकते हैं 150 वर्ड्स में, और आप इसको पोस्ट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, एडिटोरियल्स विद मीन्स आंसर राइटिंग। इस ग्रुप का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी वीडियो देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये लिंक दिखाई देगा, क्लिक करेंगे तो आपको हमारे चैनल के टुवर्ड्स रीडायरेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे कोशिश रहती है कि रोज शाम को 6 बजे हम अपना आपका जो बेस्ट आंसर है और जो मॉडल आंसर है वो हम पिन कर सकें। और यदि अगर आपको ये लिंक वहां पे नहीं दिखता, अगर आपको लगता है कि लिंक एक्सपायर कर चुका है, तो आप हमारे नंबर पे एक टेलीग्राम की ऐप से मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप इस ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं। नंबर आपके सामने है 6280133177। द बेस्ट आंसर इज हर्षा। हर्षा, वेरी वेल डन। बहुत इजी क्वेश्चन था, बेस्ड ऑन द एडिटोरियल इसको बहुत इजीली हम आंसर कर सकते थे। प्लीज डू रीड द आंसर, इसको शाम को पिन कर दिया जाएगा। एंड जाने से पहले जो रूटीन में आपके साथ रोज एडवर्टाइजमेंट शेयर करता हूं वो है हमारे प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स की। तो असंभव को संभव करेगा हमारा प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स, जो कि 28 नवंबर 2022 से शुरू हो रहा है और ये 30 अप्रैल 2023 तक रहेगा। इसका जो प्राइस है वो 10,799 है। वैसे इसका प्राइस 11,999 था, लेकिन अब ये कूपन कोड है संभव। अगर आप इसको अप्लाई करेंगे विच इज वैलिड, तो दिस कूपन कोड इज वैलिड टिल द 30th ऑफ नवंबर, तो आपको ये कोर्स 10,799 का पड़ेगा। इसमें डेली लाइव क्लासेस होंगी मंडे टू सैटरडे, जहां पे आपके साथ हर एक सब्जेक्ट का कंसेप्ट्स भी शेयर किए जाएंगे, कोर कंसेप्ट्स भी डिस्कस किए जाएंगे और साथ के साथ करंट अफेयर्स भी डिस्कस किए जाएंगे। तो करंट अफेयर्स जनवरी 2022 से लेकर अप्रैल 2023 तक के आपके साथ डिस्कस होंगे, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो एनवायरमेंट हो, चाहे वो इकोनॉमी है, चाहे वो साइंस है, चाहे वो IR है। और साथ के साथ आपको CSAT की क्लास भी इसमें देखने को जरूर मिलेगी। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके सहायता ले सकते हैं 1800-890-3043। और दोस्तों, मैं आपसे इजाजत लेता हूं, मिलूंगा आपको कल और चर्चा के साथ। आप अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।